नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी। अगर आपको हॉरर कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही डर और रहस्य से भरी कहानियां सुनने को मिलती है। आज की कहानी मुझे भेजी है अंकित शर्मा नाम के एक लड़के ने। अंकित ने बताया कि ये कहानी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि ये घटना उनकी अपनी फैमिली के साथ सच में हुई थी। जब भी वो उस रात को याद करते हैं, आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंकित की फैमिली पहले दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रहती थी। उनका परिवार एक साधारण मिडिल क्लास परिवार था। परिवार में 5 लोग थे: अंकित, उनके पापा राजेश शर्मा, मम्मी सुनीता शर्मा, उनकी छोटी बहन रिया और उनकी दादी कमला देवी। राजेश शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और सुनीता जी घर संभालती थी। उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। सुबह सब अपने अपने काम में लग जाते, शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें करता और ऐसे ही उनकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक एक फोन कॉल आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। दरअसल राजेश शर्मा के एक दूर के रिश्तेदार राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास एक बहुत पुरानी और बड़ी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। उस रिश्तेदार ने राजेश शर्मा से कहा कि अगर वो चाहें तो कुछ समय के लिए उस हवेली में रह सकते हैं और उसकी देखभाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हवेली को खाली छोड़ना ठीक नहीं था। लेकिन उस हवेली के बारे में गांव में एक अजीब बात मशहूर थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ ठीक नहीं है। कई लोगों ने दावा किया था कि रात के समय उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज, कभी किसी औरत के रोने की आवाज, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई ऊपर की मंजिल से सीढ़ियां उतर रहा हो। लेकिन जब भी कोई हिम्मत करके अंदर देखने जाता, वहां कोई भी नहीं मिलता था। धीरे धीरे गांव के लोग उस हवेली से इतना डरने लगे कि शाम ढलते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। बच्चों को भी उस हवेली के पास जाने से मना किया जाता था। गांव वालों ने तो उस हवेली को एक नाम भी दे दिया था, मनहूस हवेली। लेकिन राजेश शर्मा को इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास और डर की वजह से फैली अफवाहें हैं। जब राजेश शर्मा ने ये बात अपनी फैमिली को बताई कि वो कुछ समय के लिए राजस्थान की उस हवेली में रहने जा सकते हैं, तो शुरुआत में सब थोड़ा डर गए। खासकर दादी कमला देवी ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कई बार सुना है कि पुरानी हवेलियों में अजीब घटनाएं होती हैं और वहां रहना ठीक नहीं होता। लेकिन राजेश शर्मा ने हंसते हुए कहा कि असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ लोगों के मन का डर होता है। काफी समझाने के बाद आखिरकार पूरा परिवार राजस्थान जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद अंकित की फैमिली अपना सामान लेकर राजस्थान के उस छोटे से गांव के लिए निकल पड़ी। कई घंटों का लंबा सफर तय करने के बाद जब वे उस गांव में पहुंचे तो दूर से ही उन्हें वो पुरानी हवेली दिखाई देने लगी। हवेली बहुत बड़ी और पुरानी थी। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे थे और सामने एक विशाल आंगन था। हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से बिल्कुल अकेली खड़ी हो। लेकिन जैसे ही अंकित ने उस हवेली को पहली बार देखा, उसके मन में अचानक एक अजीब सा डर पैदा हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की किसी खिड़की से कोई उन्हें देख रहा हो। अंकित ने ध्यान से ऊपर की खिड़कियों की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद ये सिर्फ उसका वहम था या फिर कुछ और। लेकिन अंकित को उस समय ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही उनकी फैमिली उस हवेली के अंदर कदम रखेगी, उसी पल से उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उस हवेली के अंदर छिपा था एक ऐसा भयानक राज जो कई सालों से किसी का इंतजार कर रहा था। और फिर उसी रात उस हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने अंकित की फैमिली को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
अब शुरू होती है असली कहानी, राजस्थान वाली हवेली। गांव पहुंचने के बाद अंकित और उसकी फैमिली उस पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। हवेली को देखकर साफ लग रहा था कि वहां कई सालों से कोई नहीं रहा था। दीवारों की पपड़ी उतर चुकी थी, खिड़कियों पर मोटी धूल जमी हुई थी और बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। हवेली के चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था और दूर दूर तक कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे हवेली के पुराने दरवाजे और खिड़कियां धीरे धीरे चरमराने की आवाज कर रही थी। अंकित की छोटी बहन रिया ने डरते हुए कहा, पापा, क्या हमें सच में यहां रहना है? राजेश शर्मा मुस्कुराए और बोले, अरे डरने की कोई बात नहीं है, बस हवेली पुरानी है इसलिए ऐसी लग रही है। राजेश शर्मा ने आगे बढ़कर दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वो चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से धूल और सीलन की तेज गंध बाहर आई। हवेली के अंदर एक बहुत बड़ा आंगन था और चारों तरफ कई कमरे बने हुए थे। आंगन के ठीक बीच में एक पुराना सूखा कुआं था, जिसे देखकर लग रहा था कि सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं है। अंकित ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें छिपकर देख रहा हो। उसने तुरंत ऊपर की खिड़कियों की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर हवेली की सफाई शुरू कर दी। पुराने जाले हटाए गए, खिड़कियां खोली गई और 2-3 कमरों को रहने लायक बना दिया गया। गांव से 2-3 लोग भी मदद करने आए थे, लेकिन वो बार बार घड़ी देख रहे थे और जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। अंकित ने उनमें से एक आदमी से पूछा, आप लोग जल्दी क्यों जा रहे हो? वो आदमी थोड़ा घबराकर बोला, बेटा, यहां शाम के बाद कोई नहीं रुकता। इतना कहकर वो आदमी जल्दी से वहां से निकल गया। अंकित को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसके पापा ने कहा कि गांव के लोग बस बेवजह डरते हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। सूरज ढलते ही हवेली का माहौल बदलने लगा। आंगन में हल्का अंधेरा छा गया और हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लगने लगी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा के साथ साथ पुराने दरवाजों की ठक ठक की आवाज सुनाई दे रही थी। सबने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अंकित और उसकी बहन रिया एक ही कमरे में सो रहे थे। रात लगभग 12 बजे अचानक अंकित की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे हवेली के अंदर कहीं से कदमों की हल्की हल्की आवाज आ रही हो, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसके पापा पानी पीने के लिए उठे होंगे, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे महसूस हुआ कि वो आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। ये सोचकर अंकित थोड़ा घबरा गया, क्योंकि ऊपर वाली मंजिल पर अभी किसी ने सफाई भी नहीं की थी और वहां कोई रहने भी नहीं गया था। कुछ देर बाद वो आवाज अचानक बंद हो गई। अंकित ने खुद को समझाया कि शायद उसे गलत सुनाई दिया होगा और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक हवेली के अंदर से किसी औरत के रोने की बहुत हल्की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज इतनी धीमी थी कि अगर कोई ध्यान से न सुने तो शायद सुनाई ही न दे, लेकिन रात की खामोशी में वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अंकित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत रिया को धीरे से जगाया और पूछा, रिया, सुन, तुझे भी कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर डरते हुए बोली, भैया, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अंकित ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर झांक कर देखा। पूरा आंगन खाली था और चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज आई, धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज गई। अंकित और रिया डर के मारे वहीं खड़े रह गए। उसी समय उनके पापा और मम्मी भी अपने कमरे से बाहर आ गए। राजेश शर्मा ने पूछा, क्या हुआ?
ये आवाज कहां से आई? अंकित ने घबराकर ऊपर की तरफ इशारा किया और कहा, पापा, ऊपर से आवाज आई है। राजेश शर्मा ने टॉर्च उठाई और बोले, चलो देखते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे, अचानक ऊपर वाली मंजिल के अंधेरे में किसी के खड़े होने की एक परछाई दिखाई दी। सबकी नजरें वही जम गई। वो परछाई बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस अंधेरे में खड़ी थी। कुछ सेकंड तक पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे वो परछाई सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अंकित का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो परछाई सीढ़ियों से नीचे आने लगी, हवेली के अंदर ठंडी हवा और भी तेज चलने लगी। और उसी पल अंकित को एहसास हुआ कि उस हवेली में वे लोग अकेले नहीं थे, और जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था वो इंसान नहीं था। अंकित और उसकी बहन रिया डर के मारे वही खड़े रह गए। राजेश शर्मा ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की तरफ डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस परछाई पर पड़ी, वो अचानक गायब हो गई। कुछ सेकंड के लिए सबको लगा कि शायद ये उनकी आंखों का धोखा था, लेकिन जिस तरह से सबने एक ही चीज देखी थी, उससे साफ था कि वहां कुछ न कुछ जरूर था। हवेली के अंदर अचानक अजीब सी ठंड फैल गई और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा हो गया जैसे पूरा घर किसी डरावनी चीज का इंतजार कर रहा हो। राजेश शर्मा ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा। पुरानी हवेलियों में ऐसा हो जाता है। लेकिन उनकी आवाज में भी हल्का डर साफ सुनाई दे रहा था। अंकित की मम्मी सुनीता ने घबराकर कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अब रात काफी हो चुकी थी और बाहर गांव भी दूर था, इसलिए राजेश शर्मा ने सबको शांत रहने को कहा और बोले कि सुबह होते ही सब ठीक लगने लगेगा। सब लोग धीरे धीरे अपने कमरे में वापस चले गए, लेकिन अब किसी को नींद नहीं आ रही थी। अंकित अपने बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था। हवेली के अंदर हल्की हवा चल रही थी और कभी कभी पुराने लकड़ी के दरवाजों की चरमराने की आवाज सुनाई दे जाती थी। लगभग आधे घंटे बाद जब सब कुछ थोड़ा शांत हो गया, तब अंकित की आंख लग गई। लेकिन अचानक रात करीब 3 बजे उसकी फिर से नींद खुल गई। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई आंगन में धीरे धीरे चल रहा हो। कदमों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। अंकित धीरे से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगा। आंगन में हल्की चांदनी पड़ रही थी, जिससे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी अंकित की नजर आंगन के बीच वाले सूखे कुएं पर पड़ी। कुएं के पास कोई खड़ा था। अंकित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की। वो एक औरत की परछाई थी। उसके लंबे बाल थे जो हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। वो बिल्कुल चुपचाप कुएं के पास खड़ी थी और उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। अंकित कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को हवेली के अंदर कोई औरत क्या कर रही है। उसने सोचा शायद गांव की कोई औरत गलती से अंदर आ गई होगी। लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे कुएं के अंदर झांकने लगी। अचानक उसका सिर धीरे धीरे अंकित की तरफ घूम गया। अंकित का खून जैसे जम गया। उस औरत का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी अजीब तरह से चमक रही थी। अंकित डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था उसकी आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही है। उसने तुरंत रिया को जगाया और धीरे से कहा, रिया, खिड़की से देख, आंगन में कोई खड़ा है। रिया ने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भैया, ये कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा। दोनों कुछ सेकंड तक खिड़की से बाहर देखते रहे। वो औरत अभी भी कुएं के पास खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और हवेली के अंधेरे गलियारे की तरफ चलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो गई। अंकित और रिया पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने तुरंत अपने पापा को जगाया और सारी बात बता दी।
राजेश शर्मा पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने बच्चों के डरे हुए चेहरे देखे तो वो भी थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने टॉर्च उठाई और कहा, चलो देखते हैं। सभी लोग धीरे धीरे आंगन में आ गए। रात की ठंडी हवा चल रही थी और पूरा अंकित और उसकी बहन रिया डर के मारे वहीं खड़े रह गए। राजेश शर्मा ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की तरफ डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस परछाई पर पड़ी, वो अचानक गायब हो गई। कुछ सेकंड के लिए सबको लगा कि शायद ये उनकी आंखों का धोखा था, लेकिन जिस तरह से सबने एक ही चीज देखी थी, उससे साफ था कि वहां कुछ न कुछ जरूर था। हवेली के अंदर अचानक अजीब सी ठंड फैल गई और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा हो गया जैसे पूरा घर किसी डरावनी चीज का इंतजार कर रहा हो। राजेश शर्मा ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा। पुरानी हवेलियों में ऐसा हो जाता है। लेकिन उनकी आवाज में भी हल्का डर साफ सुनाई दे रहा था। अंकित की मम्मी सुनीता ने घबराकर कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अब रात काफी हो चुकी थी और बाहर गांव भी दूर था, इसलिए राजेश शर्मा ने सबको शांत रहने को कहा और बोले कि सुबह होते ही सब ठीक लगने लगेगा। सब लोग धीरे धीरे अपने कमरे में वापस चले गए, लेकिन अब किसी को नींद नहीं आ रही थी। अंकित अपने बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था। हवेली के अंदर हल्की हवा चल रही थी और कभी कभी पुराने लकड़ी के दरवाजों की चरमराने की आवाज सुनाई दे जाती थी। लगभग आधे घंटे बाद जब सब कुछ थोड़ा शांत हो गया, तब अंकित की आंख लग गई। लेकिन अचानक रात करीब 3 बजे उसकी फिर से नींद खुल गई। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई आंगन में धीरे धीरे चल रहा हो। कदमों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। अंकित धीरे से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगा। आंगन में हल्की चांदनी पड़ रही थी, जिससे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी अंकित की नजर आंगन के बीच वाले सूखे कुएं पर पड़ी। कुएं के पास कोई खड़ा था। अंकित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की। वो एक औरत की परछाई थी। उसके लंबे बाल थे जो हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। वो बिल्कुल चुपचाप कुएं के पास खड़ी थी और उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। अंकित कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को हवेली के अंदर कोई औरत क्या कर रही है। उसने सोचा शायद गांव की कोई औरत गलती से अंदर आ गई होगी। लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे कुएं के अंदर झांकने लगी। अचानक उसका सिर धीरे धीरे अंकित की तरफ घूम गया। अंकित का खून जैसे जम गया। उस औरत का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी अजीब तरह से चमक रही थी। अंकित डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था उसकी आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही है। उसने तुरंत रिया को जगाया और धीरे से कहा, रिया, खिड़की से देख, आंगन में कोई खड़ा है। रिया ने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भैया, ये कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा। दोनों कुछ सेकंड तक खिड़की से बाहर देखते रहे। वो औरत अभी भी कुएं के पास खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और हवेली के अंधेरे गलियारे की तरफ चलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो गई। अंकित और रिया पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने तुरंत अपने पापा को जगाया और सारी बात बता दी। राजेश शर्मा पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने बच्चों के डरे हुए चेहरे देखे तो वो भी थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने टॉर्च उठाई और कहा, चलो देखते हैं। सभी लोग धीरे धीरे आंगन में आ गए। रात की ठंडी हवा चल रही थी और तभी वो औरत अचानक बहुत तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागने लगी और सीधा उनकी तरफ आने लगी। ये देखकर अंकित की मम्मी सुनीता की जोर से चीख निकल गई और रिया डर के मारे अंकित का हाथ कसकर पकड़कर खड़ी हो गई। राजेश शर्मा ने तुरंत टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ डाली, लेकिन जैसे ही वो औरत सीढ़ियों के आखिरी पायदान के पास पहुंची,
अचानक वो ऐसे गायब हो गई जैसे हवा में घुल गई हो। एक पल पहले वो वहां थी और अगले ही पल वहां सिर्फ खाली सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई कुछ बोले। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हवेली के अंदर फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। केवल ठंडी हवा की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुनीता कांपती हुई आवाज में बोली, मैंने कहा था ना, यहां कुछ ठीक नहीं है। हमें अभी इसी वक्त यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन रात बहुत गहरी हो चुकी थी और बाहर पूरा इलाका सुनसान था। राजेश शर्मा ने खुद को संभालते हुए कहा कि अभी अंधेरी रात में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने सबको समझाया कि सब अपने अपने कमरे में चले जाएं और सुबह होते ही इस जगह को छोड़ देंगे। सच तो यह था कि अब किसी को भी उस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी सब धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ लौट गए। अंकित और रिया अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गए, लेकिन दोनों की आंखों में नींद का नाम भी नहीं था। अंकित बार बार उसी औरत के बारे में सोच रहा था जिसे उसने आंगन में देखा था। उसके लंबे बिखरे बाल, उसका अजीब सा चेहरा और अंधेरे में चमकती हुई आंखें, सब कुछ बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। कुछ देर बाद हवेली में सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन तभी अचानक हवेली के अंदर से बहुत धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। पहले तो अंकित को लगा कि शायद हवा की वजह से कोई आवाज आ रही है, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसे साफ महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा है। वो आवाज हवेली के अंदर अलग अलग जगहों से आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ धीमी आवाज में बात कर रहे हों। अंकित ने डरते हुए रिया की तरफ देखा। रिया भी वही आवाज सुन रही थी। दोनों बिल्कुल चुप बैठे रहे। तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की तेज आवाज आई। सा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेजी से एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ भाग रहा हो। आवाज इतनी साफ थी कि लग रहा था जैसे कोई अभी सीढ़ियों से नीचे आने वाला है। अंकित डर के मारे तुरंत उठा और धीरे से दरवाजे के पास जाकर उसे बंद कर दिया। लेकिन तभी अचानक उनके कमरे की खिड़की अपने आप जोर से धड़ाम से बंद हो गई। दोनों बुरी तरह डर गए। कमरे के अंदर हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। अंकित ने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा और तभी उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ उन्हें देख रहा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन चांद की हल्की रोशनी में उसे एक पल के लिए फिर से वही औरत दिखाई दी। वो खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी और इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सीधे अंकित की तरफ देख रही थी। अंकित डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। उसी समय वो औरत धीरे धीरे खिड़की के और करीब आने लगी, जैसे वो कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रही हो। रिया डर के मारे रोने लगी। अंकित ने तुरंत उसे चुप कराया और दोनों बिस्तर के कोने में बैठ गए। कुछ सेकंड बाद खिड़की के बाहर खड़ी वो परछाई धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक पूरे घर में एक अजीब सी चीख जैसी आवाज गूंज उठी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में चिल्ला रहा हो। वो चीख सीधे आंगन के बीच वाले पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। अंकित और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को साफ समझ आ गया कि हवेली में जो कुछ हो रहा था उसका रिश्ता उस पुराने कुएं से जरूर था। उसी समय बाहर आंगन में फिर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। इस बार वो आवाज धीरे धीरे उनके कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा और फिर अचानक दरवाजे पर किसी ने बहुत धीरे से दस्तक दी। ठक ठक ठक।
अंकित और रिया डर के मारे बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर बाहर से एक बहुत धीमी और अजीब सी औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। और जैसे ही अंकित ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा, उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से किसी के लंबे काले बाल धीरे धीरे अंदर की तरफ सरकने लगे। ये देखकर अंकित और रिया के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। दोनों बिस्तर के कोने में बैठे कांप रहे थे। बाहर से फिर वही धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो। उस आवाज में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही चीज बोल रही हो। अंकित का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था उसकी धड़कन की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे दिखाई दे रहे वे काले बाल धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे और फिर अचानक गायब हो गए। बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। अंकित और रिया कई मिनट तक वहीं बैठे रहे, लेकिन अब दरवाजे के बाहर कोई आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद अंकित ने हिम्मत करके धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसी समय बाहर से राजेश शर्मा की आवाज आई, अंकित दरवाजा खोलो। अंकित ने तुरंत दरवाजा खोला। बाहर उसके पापा और मम्मी खड़े थे और उनके चेहरों पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। राजेश शर्मा ने बताया कि उन्हें भी अपने कमरे के बाहर अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए वो बच्चों को देखने आ गए। जब अंकित ने उन्हें दरवाजे के नीचे से अंदर आते बालों वाली बात बताई तो कुछ पल के लिए सबके चेहरे पीले पड़ गए। राजेश शर्मा ने फैसला किया कि अब सब लोग एक ही कमरे में रहेंगे। वे सब अंकित के कमरे में आ गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च चल रही थी और चारों तरफ डरावना सन्नाटा था। कुछ देर तक सब चुप बैठे रहे। फिर अचानक हवेली के अंदर फिर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। इस बार वो आवाज बहुत साफ थी, जैसे कोई आंगन में धीरे धीरे घूम रहा हो। राजेश शर्मा धीरे से खिड़की के पास गए और बाहर झांका। आंगन में हल्की चांदनी पड़ रही थी। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उनकी नजर आंगन के बीच वाले सूखे कुएं पर पड़ी। कुएं के पास फिर वही औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे और वो बिल्कुल चुप खड़ी थी। राजेश शर्मा कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। अचानक वो औरत धीरे धीरे कुएं के किनारे पर चढ़ गई और बिना कुछ सोचे सीधे कुएं के अंदर कूद गई। सुनीता के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन अगले ही पल हवेली के अंदर एक बहुत अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के अंदर से कोई रो भी रहा हो और हंस भी रहा हो। वह आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रिया रोने लगी और सुनीता ने उसे अपने सीने से लगा लिया। राजेश शर्मा भी अब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, सुबह होते ही हम यहां से चले जाएंगे। लेकिन शायद हवेली में मौजूद उस चीज को यह मंजूर नहीं था। अचानक पूरे घर की लाइटें, जो उन्होंने शाम को किसी तरह ठीक की थी, एक साथ टिमटिमाने लगी। टॉर्च की रोशनी भी बार बार कमजोर होने लगी। उसी समय ऊपर वाली मंजिल से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगी। वो हंसी बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी, उसमें दर्द भी था और गुस्सा भी। कुछ सेकंड बाद वो आवाज अचानक बंद हो गई और हवेली में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। तभी आंगन की तरफ से कुएं के अंदर से किसी के बाहर निकलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई गीली दीवार पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। खर खर खर। उस आवाज को सुनकर कमरे में बैठे चारों लोगों के दिल जैसे रुक गए। राजेश शर्मा ने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा और अगला ही पल देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि कुएं के अंदर से वही औरत धीरे धीरे बाहर निकल चुकी थी। लेकिन इस बार वो हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ नहीं, बल्कि सीधे उस कमरे की तरफ चल रही थी जहां अंकित और उसकी फैमिली बैठे थे। उसके कदम बहुत धीरे थे, लेकिन हर कदम के साथ
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर कांप रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद कमरे के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। लेकिन इस बार आवाज पहले से ज्यादा भारी और गुस्से से भरी हुई थी। फिर बाहर से वही डरावनी आवाज सुनाई दी, मैं अंदर आना चाहती हूं। और तभी अचानक दरवाजे का हैंडल अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा। कमरे के अंदर बैठे अंकित, रिया, सुनीता और राजेश शर्मा की सांसें जैसे थम गई। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। हैंडल कभी धीरे धीरे ऊपर उठता, फिर नीचे गिरता, जैसे बाहर खड़ा कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बाहर से किसी के कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। कुछ सेकंड बाद वो हिलना अचानक बंद हो गया और बाहर फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। कमरे के अंदर कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिर्फ सबकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सुनीता ने धीरे से कहा, ये हमें जाने नहीं देगी। उनकी आवाज डर से कांप रही थी। राजेश शर्मा भी अब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने टॉर्च को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़े। उन्होंने पर्दे को थोड़ा सा हटाकर बाहर झांका। आंगन बिल्कुल खाली था, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर कुएं के पास पड़ी और उनका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। कुएं के पास जमीन पर गीले पैरों के कई निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी कुएं से बाहर निकला हो और धीरे धीरे हवेली के अंदर की तरफ चला गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन निशानों के बीच बीच में लंबे बाल भी पड़े हुए थे, जैसे किसी के बाल जमीन पर घिसटते हुए चले हों। राजेश शर्मा धीरे धीरे पीछे हटे और सबको ये बात बताई। ये सुनकर रिया और भी डर गई और अपनी मम्मी से लिपट गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक हवेली के अंदर कहीं से बहुत पुरानी लकड़ी के दरवाजे के खुलने की आवाज आई। क्रीक। ये आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के अंदर कोई और भी घूम रहा है और वो धीरे धीरे हर कमरे को खोल रहा है। कुछ सेकंड बाद ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। ठक ठक ठक। वो कदम बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज सीढ़ियों की तरफ आ रही है। अंकित ने डरते हुए अपने पापा की तरफ देखा। राजेश शर्मा ने उसे शांत रहने का इशारा किया, लेकिन सबके चेहरों पर साफ दिख रहा था कि अब कोई भी इस डर को सहन नहीं कर पा रहा था। कदमों की आवाज अब सीढ़ियों के पास पहुंच चुकी थी। फिर अचानक वो आवाज बंद हो गई और पूरा घर एकदम शांत हो गया। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा जैसे हवेली में फिर से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तभी अचानक आंगन से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज बिल्कुल उसी औरत की थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। रिया डर के मारे रोने लगी। अंकित ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसी समय वो रोने की आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो रोना नहीं था, वो हंसी में बदल रहा था। धीरे धीरे वो हंसी और भी तेज और डरावनी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागलों की तरह हंस रहा हो। राजेश शर्मा ने आखिर हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला और टॉर्च लेकर बाहर झांका। जैसे ही उन्होंने आंगन में रोशनी डाली, उनकी सांस जैसे रुक गई। आंगन के बीच वाले कुएं के किनारे वही औरत बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो धीरे धीरे अपना सिर ऊपर नीचे कर रही थी, जैसे कोई धीमी आवाज में गाना गा रहा हो। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर राजेश शर्मा के हाथ से टॉर्च लगभग गिर ही गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर एक बहुत डरावनी मुस्कान थी। अगले ही पल वो औरत अचानक खड़ी हो गई और बिना पलक झपकाए सीधे राजेश शर्मा की तरफ देखने लगी। राजेश शर्मा तुरंत पीछे हटे और दरवाजा बंद कर दिया।
लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल हवेली के अंदर से बहुत तेज कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत पूरे घर में दौड़ रही हो, कभी ऊपर, कभी आंगन में, कभी गलियारे में। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। और फिर अचानक वो आवाज सीधे उनके कमरे के बाहर आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के ठीक बाहर से वही औरत बहुत धीरे से बोली, तुम यहां क्यों आए हो? कमरे के अंदर बैठे चारों लोग डर के मारे बिल्कुल चुप थे। फिर वो आवाज और भी गुस्से में बदल गई, ये मेरा घर है। और अचानक अगले ही पल दरवाजे पर बहुत जोर से किसी ने चोट मारी। धड़ाम, दरवाजा जोर से हिल गया। रिया चीख पड़ी। उसी समय दरवाजे के ऊपर लगे पुराने लकड़ी के हिस्से में एक लंबी दरार पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज अब किसी भी पल दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकती है। और तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज में किसी के चलने की आवाज फिर से आने लगी। लेकिन इस बार वो आवाज छत के ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई कमरे की छत पर चल रहा हो। अंकित, रिया, सुनीता और राजेश शर्मा डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। छत से साफ कदमों की आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कमरे के ऊपर चक्कर लगा रहा हो। हर कदम के साथ लकड़ी की पुरानी छत हल्की हल्की कांप रही थी। रिया डर के मारे अपनी मम्मी से लिपट गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अचानक छत से किसी चीज के घिसटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने लंबे बाल या कपड़े घसीटते हुए चल रहा हो। अंकित ने डरते हुए ऊपर देखा। टॉर्च की हल्की रोशनी में छत के कोने पर एक काली परछाई धीरे धीरे हिलती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद अचानक वो आवाज बंद हो गई और पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रही। अगले ही पल कमरे की छत पर लगे पुराने लकड़ी के पट्टों में से धूल गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। राजेश शर्मा अब पूरी तरह घबरा चुके थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब हमें यहां से निकलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, बाहर से फिर वही औरत की आवाज सुनाई दी, कहीं नहीं जाओगे। उस आवाज में अब पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। अचानक छत से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज छत पर कूद गई हो। रिया डर के मारे चीख पड़ी और सुनीता ने तुरंत उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। उसी समय कमरे की खिड़की अपने आप जोर से खुल गई और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। टॉर्च की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी। अंकित ने खिड़की की तरफ देखा और उसका दिल जैसे रुक गया, क्योंकि खिड़की के बाहर वही औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे और उसका चेहरा खिड़की के बिल्कुल पास था। उसकी काली आंखें सीधे कमरे के अंदर देख रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत डरावनी मुस्कान थी। अंकित डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी अचानक वो औरत खिड़की से गायब हो गई। कमरे में कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अचानक ठक 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 की आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज धीरे धीरे कमरे के कोने से आ रही थी। राजेश शर्मा ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। रोशनी जैसे ही कमरे के अंधेरे कोने पर पड़ी, सबकी सांसें थम गई। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। किसी को समझ ही नहीं आया कि वो अंदर कैसे आ गई। उसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसका शरीर बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, जैसे उसकी हड्डियां टूट चुकी हों। रिया डर के मारे जोर से रोने लगी और अंकित की मम्मी भी डर के मारे पीछे हट गई। वो औरत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगी। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, सबकी आंखें डर से फैल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो धीरे धीरे अंकित की तरफ देखने लगी और फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम
मेरे कुएं के पास क्यों गए? उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अचानक वो औरत बहुत तेजी से आगे बढ़ी। अंकित के पापा ने तुरंत टॉर्च उसकी तरफ फेंकी और जोर से चिल्लाए, भागो। चारों लोग तुरंत दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर भागे। हवेली का गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों लोग सीधा मुख्य दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि आंगन के बीच वाले कुएं के चारों तरफ अब कई और परछाइयां खड़ी थी। वो सब धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। और अगले ही पल उन सब परछाइयों ने एक साथ अपना सिर उनकी तरफ घुमा लिया। आंगन में खड़े अंकित, रिया, सुनीता और राजेश शर्मा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। चांद की हल्की रोशनी में अब साफ दिखाई दे रहा था कि कुएं के चारों तरफ खड़ी वे परछाइयां धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग वहां खड़े हों, लेकिन उनकी शक्लें बिल्कुल साफ नहीं दिख रही थी। बस काले धुंधले साए थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। रिया डर के मारे रोने लगी और सुनीता ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अंकित की सांसें तेज हो चुकी थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजेश शर्मा ने तुरंत कहा, पीछे मत देखो, सब मेरे साथ चलो। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उन परछाइयों में से एक अचानक आगे बढ़ी। अगले ही पल हवेली के आंगन में बहुत ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ धूल उड़ने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर अचानक जाग गया हो। हवेली के पुराने दरवाजे और खिड़कियां अपने आप धड़ाम धड़ाम करके बंद होने लगे। अंकित ने डरते हुए फिर से कुएं की तरफ देखा। अब वहां वही औरत खड़ी थी, जिसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे वही सारी परछाइयां खड़ी थी, जैसे वे सब उसी के साथ हों। वो औरत धीरे धीरे कुएं के किनारे से उतरकर आंगन की तरफ आने लगी। उसके कदम बहुत धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जमीन कांप रही हो। राजेश शर्मा ने तुरंत अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और कहा, भागो, मुख्य दरवाजे की तरफ। चारों लोग जितनी तेज दौड़ सकते थे, उतनी तेज हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उनका दिल बैठ गया। वो बड़ा लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। राजेश शर्मा ने पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बाहर से कसकर पकड़ रखा हो। पीछे से अचानक फिर वही औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। अंकित ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब आंगन के बीच में खड़ी थी और उसके पीछे खड़ी सारी परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी काली आंखें सीधे अंकित की तरफ देख रही थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते। अचानक हवेली के अंदर से बहुत तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ धूल और सूखे पत्ते उड़ने लगे। कुएं के अंदर से भी अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई बहुत नीचे से चिल्ला रहा हो। अंकित का डर अब अपने चरम पर था, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर आंगन के एक कोने पर पड़ी। वहां दीवार पर एक बहुत पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी, जो पहले उन्हें दिखाई ही नहीं दी थी। उस तस्वीर में एक पुराना राजस्थानी परिवार खड़ा था और उस परिवार के बीच में वही औरत खड़ी थी, लेकिन तस्वीर में वो बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। अंकित ने तुरंत अपने पापा को वो तस्वीर दिखाई। राजेश शर्मा ने ध्यान से उसे देखा और तभी उनके चेहरे का रंग बदल गया। तस्वीर के नीचे बहुत पुरानी लिखावट में कुछ लिखा हुआ था, इस हवेली की मालकिन लक्ष्मी देवी, 1942। सुनीता ने डरते हुए पूछा, तो क्या ये उसी की आत्मा है? राजेश शर्मा कुछ बोल ही रहे थे कि अचानक वो तस्वीर दीवार से गिरकर जमीन पर टूट गई। उसी समय कुएं के अंदर से एक बहुत तेज चीख गूंज उठी। अचानक वो औरत बहुत गुस्से में चिल्लाने लगी।
उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी और पीछे खड़ी सारी परछाइयां भी उनके साथ आगे बढ़ने लगी। चारों लोग पूरी तरह घिर चुके थे। अंकित को लगने लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तभी अचानक हवेली के बाहर से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी, टन टन टन। जैसे ही वो आवाज हवेली के अंदर पहुंची, वो औरत अचानक वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई दे रहे थे। कुएं के अंदर से आती आवाज भी अचानक बंद हो गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा आंगन बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन फिर वो औरत धीरे धीरे फिर से सिर उठाकर उनकी तरफ देखने लगी, और इस बार उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। उसने धीरे से कहा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, और अगले ही पल वो बहुत तेजी से अंकित की तरफ झपटी। अंकित डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। लेकिन ठीक उसी समय हवेली के बाहर से मंदिर की घंटियों की आवाज और तेज हो गई, टन टन टन। वो आवाज पूरे आंगन में गूंजने लगी। जैसे ही वो आवाज उस औरत के पास पहुंची, वो अचानक हवा में ही रुक गई। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और बेचैनी सब एक साथ दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। पीछे खड़ी सारी परछाइयां भी अचानक रुक गई और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। राजेश शर्मा ने तुरंत मौका देखा और जोर से कहा, सब लोग मंदिर की तरफ भागो। चारों लोग पूरी ताकत से हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, इस बार वो धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुल गया। बाहर हल्की सुबह की रोशनी फैलने लगी थी और थोड़ी दूर पर गांव का छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा था। वे लोग बिना पीछे देखे सीधे मंदिर की तरफ भागे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, वहां के पुजारी ने उन्हें देखकर पूछा, तुम लोग उस पुरानी हवेली में थे क्या? राजेश शर्मा ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी रात की घटना उन्हें बता दी। पुजारी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा कि इस हवेली की कहानी बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले उस हवेली में लक्ष्मी देवी नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत दयालु थी और पूरे गांव की मदद करती थी। लेकिन एक रात हवेली में कुछ लालची लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने हवेली की दौलत लूटने की कोशिश की और उसी दौरान लक्ष्मी देवी की मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी आत्मा उसी हवेली में फंस गई, क्योंकि उनका घर और उनकी यादें वही रह गई थी। अंकित ने डरते हुए पूछा, तो क्या वो हमें नुकसान पहुंचाने वाली थी? पुजारी ने धीरे से कहा, नहीं, अक्सर आत्माएं गुस्से में इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उन्हें शांति नहीं मिली होती। फिर पुजारी उन्हें वापस हवेली के बाहर ले गए। अब सूरज पूरी तरह निकल चुका था और हवेली पहले जितनी डरावनी नहीं लग रही थी। पुजारी ने मंदिर से लाया हुआ गंगा जल और कुछ मंत्रों के साथ हवेली के आंगन में प्रार्थना की। कुछ मिनट तक सब बिल्कुल शांत खड़े रहे। तभी अचानक हवेली के अंदर हल्की सी हवा चली और कुएं के पास एक पल के लिए फिर वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसके चेहरे पर अब डरावना गुस्सा नहीं था, बल्कि हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे सबकी तरफ देखा और फिर उसकी आकृति धुएं की तरह धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। कुएं के अंदर से आती अजीब आवाजें भी हमेशा के लिए बंद हो गई। पुजारी ने कहा, अब उसे शांति मिल गई है। उस दिन के बाद राजेश शर्मा और उनका परिवार उस हवेली में कभी नहीं रहे। वे उसी दिन गांव छोड़कर शहर वापस चले गए, लेकिन उस रात का डर और रहस्य वे कभी नहीं भूल पाए। गांव के लोग कहते हैं कि उसके बाद उस हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। हवेली अब भी वही खड़ी है, लेकिन अब वो पहले जैसी डरावनी नहीं लगती। कभी कभी गांव के बुजुर्ग उस हवेली के पास से गुजरते हुए कहते हैं कि वो हवेली अब शांत है, क्योंकि उसकी मालकिन को आखिरकार सुकून मिल गया। और इसी के साथ राजस्थान वाली हवेली की ये रहस्यमयी कहानी यही खत्म होती है।
और दोस्तों, यही थी उस रहस्यमयी हवेली की पूरी कहानी। राजस्थान के उस छोटे से गांव में आज भी वो पुरानी हवेली खड़ी है। समय के साथ उसकी दीवारें और भी पुरानी हो चुकी है, खिड़कियों की लकड़ी कमजोर पड़ गई है और हवेली का आंगन अब पहले से कहीं ज्यादा शांत दिखाई देता है। दिन के समय जब सूरज की रोशनी उस हवेली पर पड़ती है तो वो बस एक पुरानी इमारत की तरह लगती है। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रात के समय उस जगह का माहौल थोड़ा अलग महसूस होता है। कई साल बीत जाने के बाद भी उस हवेली की कहानी लोगों के बीच जिंदा है। गांव के बुजुर्ग आज भी जब बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाते हैं तो उस हवेली का जिक्र जरूर करते हैं। वे कहते हैं कि हर पुरानी जगह अपने अंदर कई सालों की यादें और घटनाएं समेटे होती है। कभी कभी उन यादों की वजह से ऐसी कहानियां बन जाती है जिन्हें लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहते हैं। राजेश शर्मा और उनका परिवार उस रात के बाद कभी उस हवेली में वापस नहीं गया। उन्होंने शहर में नई शुरुआत की, लेकिन उस रात जो उन्होंने देखा और महसूस किया वो उनके जीवन की सबसे रहस्यमयी याद बन गया। अंकित और रिया भी बड़े होने के बाद कई बार उस रात की बात याद करते थे और सोचते थे कि आखिर उस हवेली में जो हुआ वो सच था या सिर्फ एक अनजाना डर। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि वो सब एक पुरानी घटना की वजह से बना हुआ रहस्य था। कुछ लोग मानते हैं कि हर पुराने घर की अपनी एक कहानी होती है और शायद उसी कहानी की वजह से वो हवेली लोगों को अलग महसूस होती थी। लेकिन जो भी सच हो, उस हवेली की कहानी अब गांव की पहचान का हिस्सा बन चुकी है। आज भी अगर कोई मुसाफिर उस गांव में पहुंचकर उस हवेली के बारे में पूछता है तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं वो हवेली अब शांत है, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे बस लोगों की यादों में बस जाती है और समय के साथ आगे बढ़ती रहती है। यही वजह है कि आज भी उस हवेली की कहानी नए लोगों तक पहुंचती रहती है। तो दोस्तों, यही थी उस रहस्यमयी हवेली की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें डर भी था, रहस्य भी था और पुराने समय की एक अनसुनी दास्तान भी छुपी हुई थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी, रहस्यमयी या सच्ची घटना की कहानी हो तो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। हो सकता है आपकी कहानी भी अगली बार इसी तरह सबको सुनाई जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और ऐसी ही नई व दिलचस्प कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।